नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 8 शरीर में गति के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो जो भी छात्र सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं एवं बिहार शिक्षक भर्ती में साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में 6 to 10 एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं सीटेट पेपर 2 में भी एनसीईआरटी 6 to 8 से ही प्रश्न बनते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लासेस की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन का नाम है शरीर में गति। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट हैं सबको मैंने हाईलाइट किया है, वही हमें पढ़ना है। तो पहला हाईलाइटेड पॉइंट है, हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। तो हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, शरीर के विभिन्न भागों में उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं जिन स्थानों को हम संधि कहते हैं? यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार से क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव था? तो हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को हम संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हम किसी भी प्रकार की गति करना संभव था? चलिए अगला पॉइंट है, आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद उसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। तो आप कल्पना कीजिए कि कागज का एक बेलन है, आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका से धंसा हुआ है, जो कि चित्र 8.3 में दिखाया गया है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। कंदुक खलिका संधि भी इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुराग संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग संधि कहलाती है। तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग संधि कहते हैं। इसके द्वारा आगे पीछे दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है, तो इसे ही हम हिंज संधि कहते हैं। जैसा कि घर के किसी दरवाजे को आप बार बार खोलिए और बंद कीजिए, इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए तो यह दरवाजे को आगे व पीछे की ओर खुलने देता है, इसे ही हम हिंज संधि कहते हैं। जैसा कि घुटने को हम हिंज संधि कहते हैं। तो घुटने को आप सीधा करिए, फिर मोड़िए, सीधा करिए, तो या घुटना जो होता है, घुटने की जो पसली होती है इसे मोड़ने देती है, सीधा होने देती है, तो इसे ही हम हिंज संधि कहते हैं। अचल संधि के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं। तो हमारे शरीर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को हम अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। जब आप अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, क्या आप इस गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। तो हमारे शरीर की जो अस्थियों के बीच में कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न होती हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती हैं। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। तो जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। जब आप अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे गति दे पाते हैं?
ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पसली पिंजर के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट है पसली पिंजर। तो पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। वह वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इससे सुरक्षित रहते हैं। तो पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वह वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इसे हम शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इससे सुरक्षित रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकनी, समतल तथा अखंड है। अपनी अंगुलियों को अपने मित्र के गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। तो चिकनी, समतल तथा अखंड है। अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, जैसा कि चित्र 8.10 में दर्शाया गया है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता हो तो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ऊपर से पतली ऐसे बनी हुई है, इसे ही हम पसली मेरुदंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम मेरुदंड कहते हैं। अगला पॉइंट है उपास्थि किसे कहते हैं। तो कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। तो कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। कान के ऊपरी भाग को हम उपास्थि होती है। तो कान के ऊपरी भाग को हम मोड़ भी सकते हैं, बहुत कठोर भी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पेशी क्या है। तो आपने अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए, जैसा कि चित्र 8.16 में दर्शाया गया है। कंधे के क्या आप अपनी ऊपरी भुजा के कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए, क्या आपका कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे हम पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। चलिए, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई से बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है धारा रेखी क्या है। तो क्या आपने ध्यान दिया है, नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है, जैसा कि चित्र 8.22 में दिखाया गया है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति हमको धारा रेखी कहलाता है। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नाव की आकृतियाँ जो होती हैं काफ़ी सीमा तक मछली की तरह होती हैं। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति हमको धारा रेखी कहलाती है। अगला है फ्लीपर क्या है या विशेष अरित्र किसे कहते हैं। तो मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं, जैसे तैरते समय जल के संतुलन बनाए रखने के एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह से विशेष अरित्र या फ्लीपर पहनते हैं, जो इन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। तो मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में से इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र या फ्लीपर पहनते हैं, जो इन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बढ़कर निकल जाता है और मछली जल की सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
तो इस लेसन का सारांश है, अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। तो अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक हैं और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थियां, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतरण क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने को अस्थियां गति करती हैं। तो पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की गति होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। तो सर्प जो होता है अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि में वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उसके जुड़ी पेशियां शरीर के आगे की ओर धक्का देती हैं। तो सांप ऐसे वलयाकार करता हुआ चलता है। तिलचिट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। तो केंचुए में जो गति होती है शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन में होती है। शरीर के अधा सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। घोंगा पेशी पाद की सहायता से चलता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 8 शरीर के गति के बारे में चर्चा किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास थी सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।